अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हैं न्यू टॉपिक के साथ इक्लेम्शिया। आज मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ इक्लेम्शिया, इट्स टाइप, इंसिडेंस एंड इट्स इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। अब हम देखते हैं, पहले इक्लेम्शिया की डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज़ इक्लेम्शिया। डेफिनेशन है इसकी, इक्लेम्शिया इज़ acute emergency condition. It is acute emergency condition of pregnancy in those pregnant females who have preeclampsia. इक्लेम्सिया एक्यूट इमरजेंसी कंडीशन होती है प्रेगनेंसी में, स्पेशली इट डिवेलप्स इन दोज वुमेन्स हु ऑलरेडी हैव प्री इक्लेम्सिया। या दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं, अगर प्री इक्लेम्सिया को मेडिकली ट्रीट ना किया गया तो ये कन्वर्ट हो जाता है इक्लेम्सिया में। या ये कह सकते हैं इक्लेम्सिया इज़ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्री इक्लेम्सिया। अब प्री इक्लेम्सिया और इक्लेम्सिया में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। ये प्री इक्लेम्सिया यहाँ है, इक्लेम्सिया इसमें प्रीक्लेम्सिया में जो फीचर्स होते हैं, हाइपरटेंशन, एडिमा, प्रोटीन यूरिया। इक्लेम्सिया में भी ये तीनों फीचर्स होंगे। ऑल दिस फीचर विल बी प्रेजेंट इन इक्लेम्सिया, हाइपरटेंशन, एडिमा, प्रोटीन यूरिया, प्लस दो और एडिशन फीचर्स होंगे, कन्वर्जन्स एंड कॉमा। प्रीक्लेम्सिया और इक्लेम्सिया में तीन फीचर सेम होंगे, हाइपरटेंशन, एडिमा और प्रोटीन यूरिया। लेकिन इनके साथ साथ अगर कन्वर्जन्स और कॉमा देखने में आए तो हम ऐसे केस को कंसीडर करेंगे कि इट इज़ अ केस ऑफ इक्लेम्सिया। क्लियर? अब हम आते हैं इसके इंसिडेंस की तरफ। इंसिडेंस जो होता है इसका 1/500, 1/500। इसका मतलब ये है कि अगर 500 औरतें प्रेग्नेंट हुई तो उनमें से एक प्रेग्नेंट फीमेल को इक्लेम्सिया होने के चांसेस होते हैं। 500 प्रेग्नेंट फीमेल में से एक को इक्लेम्सिया हो सकता है। अब हम देखेंगे इसकी टाइप्स ऑफ इक्लेम्सिया। आज हम सिर्फ इक्लेम्सिया की ही बात करेंगे। टाइप्स ऑफ इक्लेम्सिया। इसकी 3 टाइप्स होती हैं। एंटीपार्टम इक्लेम्सिया, एंटीपार्टम, इंट्रापार्टम एंड पोस्टपार्टम। एंटीपार्टम इक्लेम्सिया, इंट्रापार्टम इक्लेम्सिया, पोस्टपार्टम इक्लेम्सिया। नेम से क्लियर है, एंटीपार्टम इक्लेम्सिया प्रेगनेंसी के दौरान होता है। एंटीपार्टम इक्लेम्सिया प्रेगनेंसी के अंदर ही होगा। इसमें इन 3 फीचर्स के अलावा
हाइपरटेंशन, एडिमा, प्रोटीनूरिया के अलावा कन्वल्जन्स और कॉमा देखने में आएंगे। जो इसका एंटीपार्टम इक्लेम्सिया होता है 50% केसेस में। इंट्रापार्टम इक्लेम्सिया नाम से जाहिर है ये होता है ड्यूरिंग लेबर। जैसे लेबर के साइन स्टार्ट हुए इंट्रापार्टम इक्लेम्सिया भी साथ स्टार्ट हो गया, पेशेंट को सीजर कन्वल्जन आना शुरू हो गए। ये होता है 30% केसेस में। पोस्टपार्टम इक्लेम्सिया नाम से क्लियर है, पोस्टपार्टम इक्लेम्सिया डिलीवरी के बाद होता है। जो इसका ड्यूरेशन है फ्रॉम फर्स्ट 48 आवर्स आफ्टर डिलीवरी टू 10 डेज। ठीक है, ये मैं लिख के देती हूँ ज़रा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फर्स्ट 48 आवर्स टू 10 डेज आफ्टर डिलीवरी। टाइप्स ऑफ इक्लेम्सिया 3 है, एंटीपार्टम इक्लेम्सिया, इंट्रापार्टम और पोस्टपार्टम इक्लेम्सिया। एंटीपार्टम 50% चांस केसेस में होता है और ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है। इंट्रापार्टम 30% केसेस में होता है और साइंस ऑफ लेबर जैसे स्टार्ट होते हैं तब होता है ड्यूरिंग लेबर। पोस्टपार्टम फर्स्ट 48 आवर्स आफ्टर डिलीवरी 10 डेज आफ्टर डिलीवरी होता है। और जो इसका हमने पहले इंसिडेंस देखा है 500 प्रेग्नेंट फीमेल्स में से एक में हो सकता है। अब हम आते हैं इसकी इटियोलॉजी की तरफ। एग्जैक्ट जो इसकी इटियोलॉजी है वो अननोन है। एग्जैक्ट इटियोलॉजी ऑफ इक्लेम्सिया इज अननोन, इडियोपैथिक, लेकिन कुछ फैक्टर्स इसके इक्लेम्सिया की इटियोलॉजी में रोल प्ले कर रहे हैं जिन्हें हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। हाइपरटेंशन, प्रोटीनूरिया, एडिमा, कन्वर्जन्स, कॉमा। अब हम देखते हैं हाइपरटेंशन में क्या होता है। हाइपरटेंशन में वेजोस्पैज्म होता है। हाइपरटेंशन में वेजोस्पैज्म होता है। वेजोस्पैज्म अब क्यों हो रहा होता है उसको डिस्कस करेंगे। जब हाइपरटेंशन होती है तो NO2 और प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये दो हार्मोन्स हैं, इनकी सेक्रीशन डिक्रीज हो जाती है। NO2 एंड प्रोस्टाग्लैंडिन दोनों एक्ट करते हैं एज अ वेजोडाइलेटर। जब इनकी सेक्रीशन कम होगी, इन दोनों की सेक्रीशन डिक्रीज हो रही है। जब सेक्रीशन डिक्रीज होगी, वेजोडाइलेटर नहीं सेक्रीट होंगे तो रिजल्ट में वेजोस्पैज्म होगा। वेजोस्पैज्म होगा, वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी। वेजोकंस्ट्रिक्शन वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी तो डिक्रीज ब्लड फ्लो होगा। डिक्रीज ब्लड फ्लो टू बॉडी ऑर्गन्स। अब दोबारा देखें हाइपरटेंशन में क्या होता है। NO2 एंड PGI2 अल्फा की सेक्रीशन डिक्रीज हो रही होती है, दोनों वेजोडाइलेटर हैं। जब इनकी सेक्रीशन डिक्रीज होगी तो वेजोस्पैज्म होगा। वेजोस्पैज्म में वेजोकंस्ट्रिक्शंस होगी। जो वेजोडाइलेटर डेफिनेटली नहीं सेक्रीट हो रहे तो वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी। जब वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी तो ब्लड फ्लो टू डिफरेंट ऑर्गन्स कम होगा, जिसके नतीजे में हाइपरटेंशन होगा। क्लियर। अब हम अगला फैक्टर देखते हैं, प्रोटीनूरिया। जब हाइपरटेंशन होती है तो हाइपरटेंशन कॉजेज डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर।
बल्कि आप हाइपोटेंशन कॉज करेगी वेजोकंस्ट्रिक्शन को या वेजोस्पैज्म को। जब वेजोस्पैज्म होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा। हाइपरटेंशन कॉजेज वेजोस्पैज्म, वेजोस्पैज्म डिक्रीजेज द ऑस्मोटिक प्रेशर। जब ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो जो किडनी पे इफेक्ट होगा वो होगा नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम नॉर्मली जो किडनी का फंक्शन है वो है फिल्ट्रेशन। नेफ्रॉन्स फिल्ट्रेशन करते हैं नॉर्मली और वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर एलिमिनेट कर देते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर, किडनी फंक्शन डिस्टर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से अब रीनल फंक्शन चूँकि डिस्टर्ब है तो प्रोटीन यूरिन के ज़रिए बाहर निकलना शुरू हो जाती है। प्रोटीन इन यूरिन निकलना स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम कहते हैं प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया दोबारा देखें, हाइपरटेंशन ने वेजोस्पैज्म किया, वेजोस्पैज्म ने ऑस्मोटिक प्रेशर को कम किया। ऑस्मोटिक प्रेशर जब कम हुआ तो किडनी पे क्या इफ़ेक्ट हुआ? किडनी का फंक्शन, किडनी की फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हुई। नॉर्मली जो है रिनल नेफ्रॉन वो फिल्ट्रेशन करता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर भेज देता है, लेकिन उसने बॉडी की प्रोटीन को यूरिन में निकालना शुरू कर दिया, प्रोटीन यूरिया हो गया। जब प्रोटीन यूरिया होता है किडनी डिस्फंक्शन की वजह से तो फुल बॉडी पे स्वेलिंग हो जाती है। जब फुल बॉडी पे स्वेलिंग होगी तो एडीमा उसे कहेंगे, एडीमा। एडीमा की कंडीशन होगी और ये जनरलाइज्ड होगा, पूरी बॉडी पे देखा जाएगा, जनरलाइज्ड एडीमा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ, किडनी ने प्रोटीन को यूरिन में बाहर निकालना शुरू किया, जिसकी वजह से होल बॉडी स्वेलिंग हुई और इस कंडीशन को एडीमा कहते हैं, जिसे पूरी बॉडी की स्वेलिंग को हम कहते हैं होल बॉडी एडीमा को जनरलाइज्ड एडीमा। अब देखें, अब आगे देखते हैं कन्वल्जन्स कैसे होते हैं। जो हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन वेजोस्पैज्म कॉज कर रही है, वेजोस्पैज्म। वेजोस्पैज्म वेजोकंस्ट्रिक्शन कर रहा है। वेजोकंस्ट्रिक्शन की वजह से डिक्रीज ब्लड फ्लो टू बॉडी ऑर्गन्स जा रहे हैं। जब ब्लड फ्लो डिक्रीज का ब्रेन पे क्या इफेक्ट होगा? ब्रेन पे क्या इफेक्ट होगा? ब्लड के अंदर ही ऑक्सीजन जाती है, ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा तो ऑक्सीजन सप्लाई भी ब्रेन को कम मिलेगी, जिसकी वजह से ब्रेन टिश्यू में हाइपोक्सिया हो जाएगा। हाइपोक्सिया, जब हाइपोक्सिया होगा तो ब्रेन रैपिड एक्सेसिव एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल पल्सेस भेजना शुरू कर देगा। जब हाइपोक्सिया होगा तो ब्रेन रैपिड एबनॉर्मल इम्पल्सेस डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाएगा। रैपिड एबनॉर्मल इम्पल्सेस का डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाएगा और कन्वल्जन्स, पेशेंट को कन्वल्जन्स या सीजर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर? हाइपरटेंशन हुआ, हाइपरटेंशन ने वेजोस्पैज्म किया, वेजोकंस्ट्रक्शन हुई, ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन सप्लाई टू डिफरेंट ऑर्गन्स कम हुआ। ब्रेन पे क्या इफेक्ट हुआ? ब्रेन पे ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन कम हुआ। जब ऑक्सीजन फ्लो कम हुआ तो ब्रेन टिश्यू में हाइपोक्सिया हुआ, जिसने एक्सेसिव एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को डिस्चार्ज करना शुरू किया और पेशेंट ने सीजर या कन्वल्जन्स के साथ रिप्रेजेंट किया। क्लियर? ये आपको
इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स जो इक्लेम्सिया समझ आ गए होंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रोटीन यूरिया के बारे में बताना चाहूँगी। देखिए, ट्रेसिस और माइनर प्रोटीन, ट्रेसिस और माइनर प्रोटीन। ज़ीरो ट्रेस हो तो इसमें ये होता है 0.1 ग्राम पर लीटर प्रोटीन। ज़ीरो स्टेज में ये ज़ीरो ट्रेसिस में 0.1 ग्राम पर लीटर प्रोटीन यूरिन में निकल रही होती है। ये नॉर्मल कंडीशन है। अब अगली जो है स्टेज, उसमें है +1। +1 में होता है 0.3 ग्राम पर लीटर प्रोटीन आ रही होती है यूरिन में। अगली स्टेज है +2, इसमें है 1 ग्राम पर लीटर प्रोटीन यूरिन में आ रही है। +3 में 3 ग्राम पर लीटर प्रोटीन यूरिन में आ रही है। +4 में 5 ग्राम पर लीटर प्रोटीन आ रही है। +4 जो कंडीशन है ये क्रिटिकल और सीरियस कंडीशन है। हमने देखे ट्रेसिस और माइनर प्रोटीन। 0 में 0.1 ग्राम पर लीटर प्रोटीन आ रही है यूरिन में। +1 में 0.3 ग्राम पर लीटर। +2 में 1 ग्राम पर लीटर। +3 में 3 ग्राम पर लीटर और +4 में 5 ग्राम पर लीटर। स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह कल हम अगले लेसन के साथ हाजिर होंगे जिसमें हम इक्लेम्सिया की मैनेजमेंट ट्रीट करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।